हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमने देख लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इन्हें शॉर्ट में हम बोल देंगे ELOF, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो सिंपल सा ये केवल ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे कोई भी अगर हमारे पास चार्ज होता है, स्टेशनरी चार्ज, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोई भी अगर हमारे पास चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक क्या करता है, वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि उसके अंदर हम कोई भी चार्ज, दूसरा कोई चार्ज लेके आएंगे तो इट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक तरह से ये क्या हो गया कि ये एक तरह से इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं हम, या तो बहुत सारे चार्जेस के बीच में या एक सिंगल चार्जेस के बीच में। जैसे सपोज जो है ये एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, एक क्या है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज। अब इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं और टेस्ट चार्ज से हम देखते हैं कि वो जो प्लस क्यू नॉट चार्ज जो है वो किधर की तरफ जाता है, तो वो जो है हमेशा इससे रेडियली आउटवर्ड जाता है। तो ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, या ये जो कर्व्ड है इस तरह से, इस पे प्लस क्यू चार्ज पे इस तरह से, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होती हैं। ठीक है, अगर मैं माइनस क्यू चार्ज लूं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम डिफाइन करें, या ELF को हम डिफाइन करें, तो ELF इज ए इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी कर्व इन सच अ वे द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इट, कि इन लाइंस के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट जो है हमें क्या बताती है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो वो किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस होती है वो किधर होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो यहां पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे होती है, रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर वो कैसे होती है, रेडियली इनवर्ड। कि मतलब हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं एक तरह से क्या होगी, इमेजिनरी कर्व्स है। कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये मेरे पास मार्कर का कैप है, ये मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज। क्या इसके चारों तरफ कोई भी हमें चार्ज दिखता है, या कोई भी अगर हम चार्ज बॉडी लेके आते हैं तो क्या उसके चारों तरफ हमें ऐसी कुछ लाइनें दिखती हैं, ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिखाई देता है। तो एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये ELF जो है वो क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। अब ये तो मैंने सिंबल एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लिया और एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज लिया। ठीक है, आप सपोज करो कि एक के अंदर मैंने क्या लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक मैंने क्या लिया, नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ओरिजिनेट जो है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से होती है और टर्मिनेट जो है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज पे। अब अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा क्या होगी, ओरिजिनेट तो पॉजिटिव पे हो रही है, टर्मिनेट कहां पे होगी, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इन्फिनिटी पे। ऐसे यहां पर टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज है आइसोलेटेड, तो ये ओरिजिनेट कहां से होगी, इन्फिनिटी से। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ELF जो है वो ओरिजिनेट कहां से होती है, तो पॉजिटिव से या फिर इन्फिनिटी से। और टर्मिनेट कहां होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नेगेटिव पे या फिर इन्फिनिटी पे। अब जैसे ये एक मैंने पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव लिया, तो इस पर जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह से। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से हो गई, इस पर चालू हुई है पॉजिटिव चार्ज से और एंड हुई है नेगेटिव
चार्ज पे। ऐसे ही एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हमें ये मैंने ले लिया माइनस प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। तो यहां पर ये जो दो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो है, ये वाली लाइन पर अगर हम बात करें, दो पॉजिटिव चार्ज लेते थे तो हम देखते थे कि यहां पर ये जो लाइन ज्वाइन करती है, यहां पर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था। तो यहां पर देखिए कि अब अगर हम इनकी बात करें, ELF एक बार वापस डिफाइन बता देता हूं कि ELF इज ए इमेजिनरी लाइंस या कर्व्स इन सच अ वे द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये मुझे इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, इस वाले पॉइंट पे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर इस पर क्या कर दूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो टेंजेंट है ये क्या बताएगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे अब इसमें कुछ अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक ELF है, प्रॉपर्टीज ऑफ ELOF तो ELF की प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या हो जाएगी कि ये जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये हमेशा ओरिजिनेट कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां होती है, नेगेटिव चार्ज पे। या बोल सकते हैं कि अगर सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो ओरिजिनेट कहां से होगी, इन्फिनिटी से। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज या इन्फिनिटी, या टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। सेकेंड, दैट डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, कि जैसे ये पॉजिटिव है तो टर्मिनेट कहां हो गई, नेगेटिव है, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, थर्ड जो है, थर्ड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो थर्ड जो है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is directly proportional to the number of field lines, कि इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कि जैसे फॉर एन एग्जांपल कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी क्या ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जैसे एक सिंपल सा मैं इस तरह से बना सकता हूं, पर यूनिट कि अगर मैं इस A पॉइंट पे बात करूं और इस B पॉइंट पे बात करूं तो यहां पर देखिए इस स्पेसिफाइड, अगर किसी इस वाले रीजन A के अंदर कोई स्पेसिफाइड एरिया लेता हूं और इतना एरिया मैं यहां लेता हूं, तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि E पर इलेक्ट्रिक फील्ड B से ज्यादा होगा। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, मतलब किसी स्पेसिफाइड एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू पॉइंट बी। जहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पर इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस originates
या टर्मिनेट्स number of field line is directly proportional to the magnitude of charge. इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए प्लस क्यू चार्ज लिया, तो इससे जो ओरिजिनेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो मान लेते हैं हम कितनी है 5 है, कि प्लस क्यू से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है 1 2 3 4 5 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया तो इससे जैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें कितनी है 6 है, और जैसे ही मैं चार्ज को डबल करूंगा तो इससे जो ओरिजिनेट होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कितनी हो जाएंगी 12। तो मतलब इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पर सेकेंड वाले केस में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है 12 है। कि फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर प्लस क्यू चार्ज है, अगर उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 6 है, अगर मैं उसका चार्ज डबल कर दिया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी कितनी हो जाएंगी डबल, चार्ज ट्रिपल कर दिया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी कितनी हो जाएंगी ट्रिपल। तो इस प्रॉपर्टी से हम बहुत सी बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्यू चार्ज से जो है प्लस क्यू चार्ज से 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है तो 2 क्यू चार्ज से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी। या फिर कभी इस तरह से हमें दे दिया जाता है कि यहां पर ये Q1 है और ये माइनस Q2 चार्ज है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर जिसपे से नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा ओरिजिनेट होंगी तो ओरिजिनेट या टर्मिनेट होंगी, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर। दूसरा है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे ये मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कोई भी मैंने एक डायग्राम लिया उसमें से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ली, मान लो सपोज करो इन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया, तो जैसे ही अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या बताती है गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर हम इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर टेंजेंट करें फर्स्ट वाली लाइन की वजह से तो वो इधर की तरफ होगा, और सेकेंड वाली की वजह से अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इधर की तरफ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही सिंगल पॉइंट पर दो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। मतलब एट दिस पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक किसी पॉइंट पर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि किसी एक सिंगल पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस हो, कि वो किसी एक डायरेक्शन के अंदर होंगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, एक तो हम बता चुके हैं कि क्लोज लूप। अब जो है ELOF का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कि कोई भी अगर सरफेस होती है कंडक्टर की तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा उस सरफेस से क्या होंगी बाहर की। जैसे ये मान लो कोई भी एक कंडक्टर लिया तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इसकी सरफेस से हमेशा कैसे होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी, मतलब इस पर रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। जैसे एक चार्जिंग प्लेट ले ली तो इस चार्जिंग प्लेट से हमेशा किधर की तरफ होगा परपेंडिकुलर, ये जिसकी सरफेस है इस सरफेस से परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है ELOF नेवर एंटर इनटू द कि कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं करती है। इसका रीजन ये होता है कि इनसाइड द कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है जीरो, कि हमेशा जो इसमें प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं कि स्टैटिक चार्ज जो होता है वो हमेशा
ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होता है, कि जो चार्ज होता है वो हमेशा किस पे होता है, कि स्टैटिक जो चार्ज होता है वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ क्या होगा, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जीरो होगा तो कभी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंटर नहीं किए करेंगे। जैसे ये मान लो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर प्लेट है, तो इस कंडक्टर चार्ज प्लेट के अंदर कभी भी जो है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो चार्ज जो है वो हमेशा कहां होगा, सरफेस पे होगा। कहां पर होगा, सरफेस पर। इसके अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होगा, मतलब अंदर की तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। तो यहां पर एक बार वापस बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या बताया, पहली प्रॉपर्टी तो बता दी कि ये जो है ELF ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट्स, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी, या फिर इन्फिनिटी पे। देन डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, कि जहां पर जैसे देखिए जहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और इस एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि ए पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है, बी पर कम है, तो ई पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी बी के कंपैरिजन में। फोर्थ है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे अगर यहां पर क्यू से नंबर ऑफ फील्ड लाइन 6 है तो 2Q करने पर उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी हो गई, 12। फिफ्थ प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जैसे ये मान लिया मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, तो फर्स्ट वाली लाइन की वजह से E1 डायरेक्शन है और इसकी वजह से E2, तो एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, कि एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस नहीं हो सकती, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ELF इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कि कोई भी कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और ELF नेवर एंटर इनटू द कंडक्टर, ये इसके लिए एक प्रॉपर्टी नोट ध्यान रखना कि स्टैटिक चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, की इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज जो है वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे होता है, कि मतलब इनसाइड द कंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी उसके अंदर एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे कहां ड्रॉ करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ा था F इजिकल टू क्या होता है, QE। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, दोनों क्या होते हैं, एक ही सेम लाइन के अलोंग होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जो है वो किस चीज के लिए डिफाइंड होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड होती है। जैसे हमने क्लास 10th के अंदर जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, या उसका जो फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। जैसे और भी हमने पढ़ी थी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने कूलम्स लॉ पढ़ाया था, कूलम्स लॉ के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन किया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके लिए क्या होगा, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, डिफाइंड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए हम इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेंगे, डिफाइंड करेंगे। अब अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की बात करें तो ये हमने क्लास की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, कि नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी हम सेम इसी तरह से डिफाइन करेंगे कि सपोज कीजिए कि स्टार्टिंग में दो चार्जेस जो हैं, एक क्यू है एक स्मॉल क्यू चार्ज है, इनके बीच में स्टार्टिंग में जो है इनिशियली सेपरेशन क्या है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट डिफरेंस तक लेके आने में कि इस प्लस क्यू चार्ज था, इस क्यू नॉट जो चार्ज था वो कहां पर था इनिशियली, एट इन्फिनिटी, कि इनिशियली वो कहां पे था, इन्फिनिटी था, और इन्फिनिटी से इसे फाइनाइट डिफरेंस तक लेके आने में, फाइनाइट डिफरेंस मतलब कोई भी डिस्टेंस आर तक लेके आने में जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो जो होगा वो किसके इक्वल होगा। अब यहां पर एट इंफिनिटी हम पोटेंशियल एनर्जी क्या मान सकते हैं, जीरो, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है इसके अंदर हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था G m1 m2 अपॉन आर, वैसे सिमिलरली इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, G की जगह रिप्लेस कर देंगे K, इसकी जगह Q स्मॉल q अपॉन आर। तो सिमिलरली इसको भी हम इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने क्लास 9 के अंदर किया था। तो डायरेक्ट हमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, या के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the two from the infinity separation to the finite separation, कि infinite separation से finite separation करने में जो amount of work done हुआ, amount of work done by the external force, ठीक है, external force ने जो work done किया उसे हम क्या बोलेंगे, potential energy। तो U is equal to K Q upon R। तो यहां से हम potential energy की definition बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट ब्रिंग द वेरियस चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू द फाइनाइट सेपरेशन। अब यहां पर हो सकता है कि इसके अंदर जो है, अगर ये जैसे ये तो सिंगल दो चार्जेस थे, ऐसे बहुत सारे चार्जेस भी हो सकते हैं, तो उन सबका हम क्या करेंगे, एक एक करके सिंगल ऐड करते जाएंगे। जैसे इस तरह से मैं एक इसमें एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आप मान लीजिए कि सिंपल सा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कि हर एंड पर जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना रखा हुआ है, 10 माइक्रो कूलम, और ये जो ट्राइंगल है ये कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है ये, इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इसके हर एंड पर जो है 10 माइक्रो कूलम का चार्ज, 10 माइक्रो कूलम का क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, और इसकी जो साइड है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की अगर हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि सिंपल अगर हम बात करें इन दोनों के बीच की, Q1 और Q2 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगी K Q1 Q2 और इनके बीच का सेपरेशन। तो इनके बीच का सेपरेशन कितना, अभी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये A प्लस, यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि हम जो ये Q और दोनों जो चार्जेस रखेंगे वो कैसे रखेंगे इसके अंदर, विद साइन। तो यहां पर तो ये पॉजिटिव है, अब ऐसे ही Q1 और Q3 के बीच में तो K Q1 Q3 अपॉन A। अब और कौन सा बचा है, ये दोनों हो गए Q2 Q3 अपॉन A, और कोई सेपरेशन, तो ये क्या हो जाएगी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 माइक्रो, मतलब क्या होता है 10 की पावर -6, या यहां भी और इसको सिंप्लीफाइड करना चाहें तो हम दो तीन चीजें हमें पता है कि यहां पर Q1 Q2 और Q3 सब इक्वल हैं और वो कितने, 10 माइक्रो कूलम। 10 माइक्रो कूलम का मतलब हो गया 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर। तो यहां पर ये सब इक्वल हो गए Q1 Q2, तो यहां से हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं 3 इंटू K की वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज कितना था 10 इंटू 10 की पावर -6, दूसरा वाला भी सेम था,
और बीच की डिस्टेंस कितनी थी 0.1। इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसे सिंप्लीफाइड करने पर जो है ये आ जाएगा 3, ये यहाँ पर 10, ये 12 और ये 9, 10, 11, 12। तो ये इससे पूरा क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9, 10, 11, 12 और ये दोनों भी 12, तो ये आ जाएगा 27 जूल। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 27 जूल। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है सेम जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था Gm1m2/r, वैसे सेम ही होता है। बस इसमें क्या है कि वहां पर मासेस हमेशा पॉजिटिव होते थे, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो यहां पर हम जब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें तो वो कैसे पुट करें, विथ साइन। ठीक है।